A very good morning to you, all of you. I hope so everyone has joined the meeting. All of you are getting the white screen and the voice. चलो बहुत बढ़िया। तो कल हम बातें कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू डील विद द डायमेंशनल क्वेश्चंस, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन पे हम बातें कर रहे थे और किस तरह से अप्रोच हमें लगाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने डायमेंशंस के बारे में काफ़ी सारी बातें करी थी, आज भी हम कुछ वही बातें करेंगे। ठीक है, कल हम डायमेंशंस पे टॉक कर रहे थे ना, टॉक ऑन डायमेंशंस। तो डायमेंशंस से हमने ये देखा कि डायमेंशन हर जगह वैलिडेट नहीं होते, है ना। इसके लिमिटेशंस भी हमने कल देखे थे। मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो डायमेंशन से हम ये तो बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के सेम है ना। इसका डायमेंशन क्या था, l। सिमिलरली इसका भी डायमेंशन क्या था, l, है ना। इसका भी डायमेंशन क्या था, l। ठीक है, हम ये तो बोल सकते हैं कि ये डायमेंशनली इक्वेशन जो है करेक्ट है, और ये इक्वेशन असली में भी करेक्ट है ना। इट इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लेकिन डायमेंशंस जो है हमें कांस्टेंट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। डायमेंशन का जो एनालिसिस है ये हमें इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। अगर आप यहाँ पे कोई और कांस्टेंट लगा दो और इस इक्वेशन को चेंज कर दो तो भी आपका इक्वेशन जो होगा डायमेंशनली करेक्ट होगा। यहाँ पे आप 3/4 रख दो, 5/6 रख दो, कुछ भी रख दो, 0.2 रख दो, तो भी आपका इक्वेशन में डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगा। सो एक चीज़ तो आपको यहाँ से पता चलनी चाहिए कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है और उसका डायमेंशन करेक्ट आ रहा है ना, उसका डायमेंशन अगर मैच हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपकी वो इक्वेशन 100% करेक्ट होगी। इट मे बी और इट मे नॉट बी, है ना। मतलब हमें 100% श्योरिटी नहीं मिलती। हाँ, लेकिन अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी इक्वेशन दे के बोला जाए कि इसका डायमेंशन चेक करो, तो दो पॉसिबिलिटीज हमेशा बनेगी। ये तो आपको हमेशा दिमाग में रखते हुए चलना। लेकिन कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मूला निकालना होता है ना। जैसे कि कोई फॉर्मूला आपको, कोई भी आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी होगी और बोला होगा कि उस पर आप एक फॉर्मूला डिराइव करके बताओ, तो डायमेंशन की हेल्प से हम फॉर्मूला ज़रूर निकाल सकते हैं। डायमेंशन के एनालिसिस से हम फॉर्मूला तो निकाल सकते हैं, लेकिन करेक्ट इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते। ये डायमेंशन का लिमिटेशन। मतलब करेक्ट इक्वेशन आपकी तब होगी, अब सपोज करो मैं आपको बोलूँ, मैं जैसे कि आपको एक इक्वेशन देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बोला
F इज इक्वल टू C इंटू टी। ठीक है, आपने मान लो ये फॉर्मूला निकाला, डायमेंशन का एनालिसिस करके आपको इस तरह का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब जब तक आपको ये कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पता चलेगा तब तक हमें करेक्ट इक्वेशन नहीं पता चलेगी। कहने का मतलब ये है, डायमेंशन एनालिसिस से आप यहाँ तक तो पहुँच सकते हो, ये वाला स्टेट आप अचीव कर सकते हो, लेकिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। ये डायमेंशन एनालिसिस में अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि हम इस कांस्टेंट को कैसे फाइंड करें। तो कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए फिर साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए, है ना। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फिर उन्होंने इस कांस्टेंट का पता लगाया, तब जाके उन्हें कांस्टेंट का वैल्यू पता चला। ठीक है, तो कांस्टेंट का वैल्यू ऐसे ही नहीं पता चला था, कांस्टेंट का वैल्यू कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद, कुछ एनालिसिस के बाद उनको पता चलता। सो डायमेंशन का हमें इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि हम एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अब मैं इतना बता सकता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई इक्वेशन आ गई F इक्वल टू सी टी, तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि अगर आप इस टाइम को इंक्रीज करोगे, ये टी जो भी है टाइम है सपोज करो, तो आपका फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब मुझे ये चीज़ पता चल गई कि कौन सा पैरामीटर जो है वो दूसरे पैरामीटर पे कैसे डिपेंड करता है ना, वो किस तरह से डिपेंड करता है, ये चीज़ हमें डायमेंशन बता देता है। भले एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बताता, लेकिन इतना काम ज़रूर कर देता है कि हम दो पैरामीटर्स की डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, अब जैसे मैंने सपोज करो आपको इस तरह का कोई इक्वेशन दे दिया। अब ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है ना, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, लेकिन आपको फिर भी चेक करना है। n इक्वल टू 1/12 अंडर रूट एफ बाई एम, इस तरह का इक्वेशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे, पहले ही आपको मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब आपको बोला गया, क्योंकि आप अभी 11th क्लास में हो, आपने अभी फिजिक्स पूरी तरह से नहीं पढ़ी, तो आपके लिए फॉर्मूला एकदम न्यू है। ठीक है, आपके लिए एकदम नया फॉर्मूला है, आपके लिए हर फॉर्मूला नया ही होगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जैसे बोला गया कि बेटा इसका डायमेंशन चेक करो, है ना, और हमें बताओ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, है ना, वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालोगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब पैरामीटर्स है क्या, है ना। फर्स्ट आपको ये नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि n यहाँ पे बताया गया है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पहले आपको सब पैरामीटर्स के बारे में पता होना चाहिए। l यहाँ पे क्या है, लेंथ है, तभी तो आप डायमेंशन पुट करोगे, है ना, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई। f यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और m क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, मतलब आपको सब पैरामीटर्स के बारे में पता होगा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब आपको खाली चेक करना रहेगा कि इस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, इतना काम आपको करना रहेगा। तो क्या आप इतना काम करके बता सकते हो? क्या आप में से कोई बता सकता है कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? चेक करके बताओ जरा। यस, all of you will check whether this equation is dimensionally correct or not.
यस, देखो मैत्री पटेल इज सेइंग इट इज डायमेंशनली करेक्ट। बाकी सबका क्या आंसर आ रहा है? सबको चेक करना है। हो सकता है गलत भी हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है सही होगी, आपको खुद चेक करना है। हाँ, सबका यस ही आ रहा है, किसी का नो नहीं आया। इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? यस, इट इज करेक्ट। जिनका आंसर नहीं आया वो इधर देखेंगे। फोर्स का डायमेंशन देखो हमें पता रहता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, कई बार हम निकाल चुके हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जिनको नहीं आता पहले फॉर्मूला लिख लिया करो साइड पे, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम सबको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड में होता है ना, और टाइम आपका सेकेंड में होता है। ठीक है, तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको ये डायमेंशन मिलेगा mL/t-2। ठीक है, तो ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। अब ये m मास पर यूनिट लेंथ है। ये क्वेश्चन को ढंग से इसको पढ़ना था, बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब m/L, इसका डायमेंशन क्या होगा, mL-1। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे, इन दोनों क्वांटिटीज को जब आप डिवाइड करोगे तो देखो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये l ऊपर चला जाएगा, तो ये L²t⁻² हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, L²t⁻²। अब रूट का भी ध्यान रखना है, कल मैंने आपको बताया था बहुत सारे बच्चे अंडर रूट नहीं कंसिडर करते, तो रूट का भी ध्यान रखना है। तो जब इस पे रूट लगाओगे इसके डायमेंशन पे, तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, L⁻1 और t⁻⁻1। ठीक है, अब इसको देखो L से डिवाइड करोगे, इस L का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन L होगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो L से L वापस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, t⁻⁻1। अब ये तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम। तो इसका भी क्या डायमेंशन हो जाएगा, t⁻⁻1, विच मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है दोनों सेम आ गए। मतलब आपकी इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, योर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब मुझे इसका आप डायमेंशन चेक करके बताओ, क्या ये वाली इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? जैसे कि मैंने आपको इक्वेशन दिया, टाउ ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, दिस यू हैव टू चेक।
चेक करके बताओ। सब लोग चेक करेंगे इसको। अच्छा, अगर आपको जी का यूनिट नहीं पता तो जी का यूनिट मैं आपको बता देता हूँ। जी का जो जी इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये कांस्टेंट हमारे डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट हमारा कोई काम का नहीं है। हमारे काम का ये यूनिट होता है, यूनिट है ना। इस यूनिट के बेस पे ही हम डायमेंशन का जो फॉर्मूला है वो निकालते हैं। यूनिट हमारे काम की चीज़ होती है। कांस्टेंट आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर आप मेरे ख्याल से 10th क्लास में पढ़ के आते हो, तो आपको ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। तो वही फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्टली दे दिया। अब डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं चेक करो। अच्छा, अब इसको आप, हाँ देखो, जैसे अभी आपने आंसर दिया यस, अनु ने बोला ठीक है यस करेक्ट, हितेश ने बोला ठीक है करेक्ट, ठीक है। तो अब ऐसी इक्वेशंस में मैं चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है, पहले इक्वेशन को चेक करो। इक्वेशन अगर करेक्ट है तो 100% उसका डायमेंशन करेक्ट ही होगा। क्या ये इक्वेशन सही है? F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यस, दिस इक्वेशन इज 100% ट्रू। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ रखा है और हमें पता है ये इक्वेशन ऐसा ही होता है, तो इसका डायमेंशन 100% करेक्ट ही होगा। आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली आंसर। लेकिन जिस फॉर्मूले पे आपको डाउट होता है, मतलब जो फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, सपोज करो ये वाला फॉर्मूला जैसे आपने नहीं पढ़ा है ना, वैसे ये भी 100% फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो पर आपने नहीं पढ़ा ना, आपको नहीं पता है कि ये सही है कि गलत है, तब आप डायमेंशन चेक कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर ये इक्वेशन 100% करेक्ट है तो इसका डायमेंशन भी 100% करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब इससे एक चीज हमें ये पता चली, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ इक्वेशन इज करेक्ट, इसको नोट डाउन करना, इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन डायमेंशन इज 100% करेक्ट।
ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है, इफ डायमेंशन इज करेक्ट then your equation may or may not be correct. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन आपका सही है तो डायमेंशन उसका सही होना ही होना है। लेकिन अगर डायमेंशन सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन आपका सही हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी plus 3/4 at square. Both the equations are dimensionally correct, but this is the correct equation, this is the incorrect equation, but dimensionally both the equations are correct. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट को दिमाग में रखते हो तो बहुत सारी इक्वेशंस के डायमेंशन आप ऐसे ही बता दोगे कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर इक्वेशन सही है तो डायमेंशन उसका 100% सही होगा ही होगा। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अब ना डायमेंशन का बहुत वास्ट एप्लीकेशन है ना, डायमेंशन का एप्लीकेशन ना बहुत ही वास्ट है। अब जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक छोटा सा पाइप है ना, एक छोटा सा ट्यूब है हमारे पास इस तरह का। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, मर्करी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस ट्यूब में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस लिक्विड की जो स्पीड है ना, इस ट्यूब के अंदर फ्लो तो कर रहा है। इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसकी स्पीड है, आई कैन से दैट क्रिटिकल स्पीड। अब आप, क्रिटिकल स्पीड का मतलब होता है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, क्रिटिकल स्पीड इन द ट्यूब डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ ट्यूब। ये डिपेंड करता है इसकी रेडियस पे, मतलब इस ट्यूब का रेडियस क्या हो, है ना। इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ ट्यूब। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सही बात है, अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका फ्लो, जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, है ना। डेंसिटी का सिंबल होता है रो। आप सबने नोटिस किया होगा, एक बॉटल में अगर आप पानी भरो और दूसरे बॉटल में आप हनी भरो, ठीक है, एक में आप वाटर ले लो और दूसरे में आप हनी ले लो, शहद। अब कौन जल्दी से फ्लो करेगा, पानी फ्लो करेगा कि हनी फ्लो करेगा, बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? पानी की स्पीड ज़्यादा होगी कि हनी की? हाँ, पानी की स्पीड ज़्यादा होगी। पानी की स्पीड ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है, पानी की जो डेंसिटी है वो हनी की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है। पानी की डेंसिटी जो है वो हनी की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो लिक्विड की स्पीड है पाइप के अंदर वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी। अच्छा, रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगी? देखो, अगर मान लो आपका पाइप बहुत बड़ा है, सपोज करो एक पाइप इतना बड़ा है,
मतलब इसका रेडियस बहुत ज़्यादा है, और दूसरा पाइप बहुत छोटा है, ठीक है। दूसरा पाइप मान लो इतना सा है, इसका रेडियस बहुत कम है, ठीक है। तो आप खुद के दिमाग से बताओ, इसमें जब लिक्विड फ्लो करेगा, हाँ ना, इसमें भी मैंने सपोज करो वाटर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और इसमें भी मैंने सपोज करो वाटर ले लिया, ठीक है। दोनों में वाटर फ्लो कर रहा है। अब किस में ज़्यादा स्पीड अचीव हो पाएगी? जिसका रेडियस ज़्यादा है, क्या इसमें ज़्यादा स्पीड में पानी फ्लो करेगा, या जिसका रेडियस छोटा है उसमें ज़्यादा स्पीड में पानी फ्लो करेगा? खुद के दिमाग से सोच के बताओ कि अगर मैं रेडियस इंक्रीज करता जाऊँ तो क्या पानी के स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसकी स्पीड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? अच्छा, आप सबने होली में पिचकारी वगैरह चलाई होगी, तो आपको इतनी बात तो पता रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब होली में हम पिचकारी चलाते हैं तो पिचकारी में ना आगे से उसका ना जो आगे वाला पार्ट होता है वो छोटा रेडियस का होता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है उसका रेडियस ज़्यादा होता है ना। ऐसा पिचकारी क्यों बनाते हैं हम? कि आगे से उसका रेडियस कम हो जाता है और पीछे से उसका रेडियस ज़्यादा होता है। यहाँ पे रेडियस देखो ज़्यादा है, और यहाँ पे उसका रेडियस हमने कम कर दिया, छोटा कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं? रेडियस छोटा करने से क्या होता है? स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है बताओ? पिचकारी तो सबने चलाई है होली पे, होली पे पिचकारी तो सबने चलाई है ना बेटा। तो आगे से रेडियस देखा होगा आपने, छोटा होता है, आगे वाला जो सेक्शन होता है उसका रेडियस स्मॉल हो जाता है, पीछे वाले सेक्शन का रेडियस ज़्यादा होता है। तो रेडियस जब चेंज होता है तो उसकी वजह से फ्लो में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या पानी का फ्लो तेज़ हो जाता है कि कम हो जाता है? रेडियस अगर छोटा कर दूंगा तो स्पीड बढ़ेगी कि कम होगी? हाँ, स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाती है ना, हम सब ने फील किया हुआ है। तभी तो आप जिस पे पानी फेंक रहे हो उस पे पानी ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगा। जैसे उसका रेडियस छोटा हो जाता है तो पानी की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए आपका जो पाइप, मतलब जो पिचकारी होती है होली की, इस तरह से डिज़ाइन करी जाती है। उनको मज़ा नहीं आता कुछ कि रेडियस कम कर दिया हमने आगे से। ये कोई फैशन नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा तेज़ी से पानी आपका स्ट्राइक करे जिस पे आप पानी फेंक रहे हो, ठीक है। तो वही बात मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आपका रेडियस ज़्यादा होगा तो स्पीड पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब स्पीड आपकी कम हो जाएगी। रेडियस जब छोटा होगा तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो दो फैक्टर्स पे तो डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर रेडियस, और दूसरा जो फैक्टर है वो है डेंसिटी, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स हमें क्लियर हो गए। इसके अलावा तीसरा एक और फैक्टर है जिसको मैं बोलता हूँ विस्कोसिटी। इसके अलावा तीसरा एक और फैक्टर है, इसको मैं बोलता हूँ विस्कोसिटी। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा इज योर विस्कोसिटी। अब ये क्या होता है? अब ये विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी का मतलब फ्रिक्शन होता है, आप ऐसा मान लो। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जो लिक्विड में लगता है ना। अभी तक हम सॉलिड में फ्रिक्शन की बात करते थे, अब हम लिक्विड में फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने आपको एक तरफ पानी दिया और दूसरी तरफ मैंने आपको हनी दिया।
ये पानी की लेयर्स हैं, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, और ये आपका हनी है। ठीक है, अब अगर मैं पहले दो लेयर्स की बात करूं, पानी की ये लेयर 1 और ये पानी की लेयर 2, अब जब पानी फ्लो करता है पाइप में तो उसकी जो लेयर्स होती हैं पानी की, है ना, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, लेयर्स के बीच में मतलब जैसे कि सपोज करो ये वाली लेयर आगे जा रही है, ये वाली लेयर थोड़ी कम स्पीड से आगे जा रही है ना, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। सो दो लेयर्स के बीच में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा मतलब अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फ्रिक्शन, ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शन का काम क्या है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करना। अगर पानी आगे जाना चाहता है तो फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ खींचेगा। तो अब ये डिपेंड करता है आपका लिक्विड कैसा है। अगर मैं हनी ले रहा हूँ तो हनी इज़ मोर विस्कस, हनी इज़ मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो हनी में स्पीड आपकी कम हो जाएगी। सिमिलरली वाटर की बात करूं तो वाटर की विस्कोसिटी कम होगी तो वाटर में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और उस लिक्विड के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन खाली इतना पता है कि वो लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो क्रिटिकल स्पीड है वो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर आपका रेडियस, सेकेंड फैक्टर इज़ योर डेंसिटी, एंड थर्ड फैक्टर इज़ योर विस्कोसिटी। अब मेरे ख्याल से आपको तीनों फैक्टर समझ में आ गए किस तरह से तीनों फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेडियस, सेकेंड वन इज़ डेंसिटी, एंड थर्ड वन इज़ विस्कोसिटी। ठीक है, अब हमें बोला गया कि बेटा फाइंड करो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दिस सिचुएशन। अब देखो एकदम प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने आपको दी है और हमें फाइंड करना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर आपका इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन दी जाए तो आप उस पर फॉर्मूला बना सकते हो खुद से, है ना। तो चलो फॉर्मूला बनाते हैं इस सिचुएशन के लिए। क्या फॉर्मूला होगा? लेट अस ट्राई टू मेक द फॉर्मूला फॉर दिस बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अब हमें ये सारे फैक्टर्स पता चल गए, है ना, ये सारे फैक्टर्स हमें पता चल गए। 1 मिनट वेट करो, कोई आया है, वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमें पता चल गए। अब मैंने आपको बोला कि बेटा इस पे फॉर्मूला बनाओ, है ना, इस पे हमें फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें फैक्टर्स पता चल गए कि क्रिटिकल स्पीड जो है विच इज प्रोपोर्शनल टू, क्रिटिकल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल स्पीड जो है that is proportional to your radius of pipe, it is also proportional to density, and it is also proportional to viscosity। ठीक है, तो हमें नहीं पता इसका पावर क्या है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं रेडियस का पावर है a, डेंसिटी का पावर है b,
और विस्कोसिटी का पावर है c। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन, क्रिटिकल स्पीड, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज इक्वल टू k टाइम्स रेडियस का पावर a, डेंसिटी का पावर b और विस्कोसिटी का पावर c। ठीक है, ये हमें इक्वेशन पता चल गया। अभी हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला निकालने के लिए अब मैं डायमेंशन यहाँ पे पुट करूँगा। अब जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, विच इज, बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन कौन बताएगा? हाँ, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का यूनिट आपको पता होना चाहिए। वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, तो मीटर का मतलब L और सेकेंड का मतलब T, तो T की पावर हो गया -1। ठीक है, विच इज इक्वल टू K टाइम्स, अब रेडियस किस में होता है, रेडियस मतलब लेंथ मीटर में ही होगा, तो L का पावर A। अब डेंसिटी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, वॉल्यूम का मतलब होता है L3, तो ml-3, इसका पावर हो जाएगा b। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है? व्हाट इज द डायमेंशन फॉर विस्कोसिटी? चलो, विस्कोसिटी आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका डायमेंशन बता देता हूँ। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ रखी है उसका डायमेंशन आपको मैं बता देता हूँ, विच इज़ ml-1 t-1। ठीक है, ml-1 t-1 इज द डायमेंशन फॉर विस्कोसिटी। इसका पावर कितना हो गया, c। अब ऐसा ज़रूरी नहीं आपने सारे पैरामीटर्स अभी से पढ़ लिए हैं, है ना। हो सकता है ये विस्कोसिटी वाला जो टर्म है ये आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपको पढ़ाया जाएगा जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे। ठीक है, अब ये वाला टर्म आप पार्ट 2 में पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है, डायमेंशन वाला जो आपका चैप्टर है वो हर चैप्टर से लिंक करेगा, इट विल लिंक विद ऑल द चैप्टर्स। तो इस टाइम पे अगर आपको इसका डायमेंशन नहीं पता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने ये टर्म को पढ़ा ही नहीं। अभी जब ये आप चैप्टर पढ़ोगे, जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्लूइड वाला, तब आपको इसको डिटेल में इसका फॉर्मूला और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको अपने आप इसका डायमेंशन निकालना आ जाए। ठीक है, इसमें कोई बिग डील नहीं, लेकिन कैसे फॉर्मूला निकालते हैं वो हमें समझ आना चाहिए, इसका प्रोसेस हमें क्लियर होना चाहिए कि हाउ टू मेक द फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे m तो है नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ m की पावर 0, है ना। m का कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं, तो आई कैन राइट m की पावर 0, l की पावर तो 1 दिया हुआ है और t की पावर -1। ठीक है, विच इज इक्वल टू k टाइम्स, अब यहाँ पे देखो l के कौन कौन से पावर्स है, l का पावर a, फिर l का पावर -3b और l का पावर -c, तो ये सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो l का पावर क्या हो जाएगा, a -3b एंड -c। सिमिलरली m का पावर देखो, m का पावर क्या है, m का पावर है b और m का पावर है c, तो विल राइट b प्लस c। अब t का पावर देखो क्या है, तो t का पावर यहाँ पे तो t नहीं है, यहाँ भी t नहीं है, यहाँ पे t है, तो t का पावर हो गया -c। t का पावर कितना हो गया, -c। अब आपको खाली कंपेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यू हैव टू कंपेयर। तो देखो m का पावर 0 है, यहाँ पे m का पावर क्या है, b प्लस c, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा b प्लस c विच इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा, l का पावर 1 है, यहाँ पे l का पावर क्या है, तो यू कैन राइट a -3b -c इज इक्वल टू 1। अच्छा, t का पावर यहाँ पे कितना है, -1 और यहाँ पे कितना है, -c, तो थर्ड इक्वेशन बन जाएगा -1 इज इक्वल टू -c। तो c का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया आपको 1 के बराबर। अच्छा, c का वैल्यू 1 इसमें आप पुट करोगे
तो b का वैल्यू मिल जाएगा आपको -1, और b और c का वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको a का वैल्यू पता चल जाएगा, विच इज़ 1 + 3 टाइम्स ऑफ b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 + 2 मतलब -1। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा है ना ये कैसे हम वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें a, b और c का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब a, b और c का वैल्यू पता चल गया, a -1, b -1 और c +1। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा और यहाँ से मुझे मेरा इक्वेशन मिल जाएगा, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू k टाइम्स r की पावर -1 रो की पावर -1 ईटा की पावर +1। सो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है ये देखो, डायमेंशन से हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिए कि क्रिटिकल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। देखो जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ। इसका मतलब अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। देखो वही फैक्टर हमें यहाँ से मिला फॉर्मूले से। सेकेंड फैक्टर देखो डेंसिटी का, डेंसिटी की पावर कितनी है, -1। इसका मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मतलब अगर आप डेंसिटी को इंक्रीज करोगे तो स्पीड आपकी वापस कम हो जाएगी। ठीक है, और विस्कोसिटी का पावर कितना आ रहा है, विस्कोसिटी का पावर आपका कितना आ रहा है, +1, है ना। हाँ, तो विस्कोसिटी आपका जो फैक्टर है, विस्कोसिटी आपका जो है वो +1 से डेविएट कर रहा है ना। मतलब विस्कोसिटी जो है आपका +1 पावर आ रहा है ना। हाँ, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विस्कोसिटी, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों सिचुएशन को डिराइव कर दिया, है ना। आपका फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ये फॉर्मूला आपका यहाँ से ही बन गया। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ईटा अपॉन r की पावर -1 मतलब 1/r, रो की पावर -1 मतलब 1/रो। दिस विल बी योर फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन का फॉर्मूला निकाल दिया। ये एडवांटेज है डायमेंशन को पढ़ने का। जब आप डायमेंशन को पढ़ते हो तो आप कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ आई कि डायमेंशन चैप्टर आपको क्यों पढ़ाया जाता है, व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस। यस, क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई सबको, डायमेंशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।